आज हम बात करेंगे आपकी गर्दन के बारे में। जी हाँ, क्या आपको कभी भी नेक पेन हो जाता है? क्या थोड़ा काम करते ही आपकी नेक आराम मांगने लगती है? क्या ये दर्द गर्दन से सिर तक भी पहुंच रहा है? क्या आपको गर्दन में अकड़न भी महसूस होती है कभी भी? तो क्या आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स हो रहे हैं? सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस एक एज रिलेटेड कंडीशन है जो आपकी नेक की स्पाइनल डिस्क को इफेक्ट करता है। सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो एज बढ़ने से और भी बढ़ सकती है। क्या आपको पता है कि 60 से ऊपर की एज ग्रुप के 85% से ज़्यादा लोगों को सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस से सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार लोगों को इसके सिम्टम्स होते हैं, कई बार बहुत कम होते हैं और इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नज़र आती है। इसमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए और कब आपको टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। आइए जानते हैं क्या है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के सटीक इलाज। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम तफसील से इस बीमारी के बारे में आज जानने वाले हैं। डॉक्टर प्रवीण, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत पर। तो आज हम अपनी जो नेक है उससे रिलेटेड एक हमारी बीमारी है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, उसके बारे में आपसे जानने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, क्या है ये बीमारी और शरीर के जो नेक है, हम नेक की बात कर रहे हैं, नेक के किस पार्ट को ये इफेक्ट करती है? देखिए, हमारी नेक है, उसके अंदर एक स्पाइन है जो हमारे बॉडी का सेंट्रल पीस है, जिसके अराउंड हमारी नेक हम मूव करते हैं। ऐसे उस नेक के अंदर 7 वर्टिब्रा होती हैं। उन वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती हैं और उनको जोड़ने के लिए, उनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए लिगामेंट्स होती हैं। तो ये वर्टिब्रा, लिगामेंट्स और डिस्क का आपस में एक तालमेल है, जिसके थ्रू अपने हेड को ऐसे साइड टू साइड हिलाते हैं या आगे पीछे हिलाते हैं। और अपने जो हमारे नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है एक्चुअली। इसलिए ये डिजीज या नेक के सारे प्रॉब्लम्स इन चीजों के कमजोरी या मैल अलाइनमेंट की वजह से होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हम इसके बारे में सिम्टम्स, डायग्नोसिस सबके बारे में आगे आपसे प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या ये एज रिलेटेड ही हो सकती है? क्या 60 के बाद ही ये हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती, या आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए किसी भी एज में ये हो सकता है? जैसे आपने पहले बताया मैम, एज के साथ तो स्पाइन का डिजेनरेशन होता ही है, क्योंकि हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है, हमारे हेड का जो वेट है वो उम्र भर बियर करती रहती है। और आज की लाइफ में जहाँ पे सिटिंग पोस्चर का टाइम पीरियड बहुत बढ़ गया है, हम ऑलमोस्ट 24 में से 18 घंटे 17 घंटे बैठ के बिताते हैं, उसमें इसकी जो डिजेनरेशन है स्पाइन की और बढ़ गई है। तो 60 के ऊपर तो ऑलमोस्ट सल है कि अगर आप एक्सरे या एमआरआई करेंगे तो कुछ स्पॉन्डिलोसिस आपको दिखेगा। बट बिकॉज ऑफ डेस्क जॉब, नेक को मोड़ के रहने से, बेंड करके रहने में या फ्लेक्स पोस्चर में रहने के कारण, लैक ऑफ नेक एक्सरसाइजेस के कारण यंग लोगों में भी आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस काफी कॉमन होता जा रहा है। अभी हम सिम्टम्स पे आएंगे डॉक्टर प्रवीण, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, आपने एक कार्यक्रम में बताया था कि जब हम बैठते भी हैं हमें लग रहा है कि हम रिलैक्स हैं, लेकिन आपका सारा बोझ हमारी जो स्पाइन है वो उस पर रहता है, राइट? तो यही काम नेक भी कर रही है, यानी कि नेक भी लगातार काम कर रही है आपकी। चाहे आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं आप बहुत आराम से काम कर रहे हो, लेकिन आपकी नेक और आपकी बैक लगातार काम कर रही है। एब्सोल्युटली मैम। देखिए, हम जिसको रेस्ट बोलते हैं हमारे जीवन में, फिजिकल एक्टिविटी, मशक्कत, हाथ में वजन उठाना या लेग से भागना कम हो गया है। पर जो डेस्क जॉब हम करते हैं, चाहे लैपटॉप पे करें चाहे बुक पे करें, हम तो जब बैठे हैं तो हमारे हेड का प्राइमरी वेट हमारी नेक ले रही है और हमारी पूरी अपर बॉडी का वेट हमारी बैक ले रही है। इसीलिए आज की डेट में बैक और नेक के प्रॉब्लम्स इतने कॉमन हो गए हैं कि अगर हम पूछें कि डॉक्टर के पास जाने वाले टॉप 5 बीमारियों में नेक और बैक पेन आए। नेक और बैकबोन का वेयर एंड टेयर है, थोड़ा इसके बारे में और हमें आप समझाएंगे? देखिए मैम, हमारी जो स्पाइन है उसकी टोन को मेंटेन करते हैं हमारे मसल्स, और उनके बीच में मसल, लिगामेंट्स, वर्टिब्रे और डिस्क का एक कॉम्प्लेक्स है, जिसके बेसिस पे हमारी नेक की सारी मूवमेंट
टिकी हुई है। अगर हम अपने नेक के मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करते तो नेक्स के मसल्स जो है वो कमजोर होने लगते हैं और ग्रेविटी उनको नीचे पुल करती है वर्टिब्रा को, और मसल्स का काम होता है उनको अपनी अलाइनमेंट में बिठा के रखना। तो अगर हमारी नेक में कमजोरी आती है लैक ऑफ एक्सरसाइज, विटामिन डी की कमी से, शारीरिक वीकनेस से, बहुत सारे लोग आजकल खाना नहीं खाते वेट के चक्कर में, तो हमारे मसल्स हमारे वर्टिब्रल अलाइनमेंट को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते, हमारी डिस्क पे प्रेशर बढ़ने लगता है जिससे डिस्क डीजनरेट होने लगती हैं। इसकी वजह से एज धीरे के धीरे साथ तो डिजनरेशन होती है, लेकिन आजकल के टाइम में हर एज ग्रुप के लोगों को बैक और नेक इश्यूज हो रहे हैं, जैसे जैसे कि लगातार हम बात कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी, अब सिम्टम्स पे आना चाहूंगी, किस किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो होता है नेक पेन और नेक स्टिफनेस। प्रोलॉन्ग सिटिंग से ये नेक पेन और नेक स्टिफनेस बढ़ जाती है, हम अपनी गर्दन को साइड में घुमा नहीं पाते। फिर हमारे शोल्डर्स में स्टिफनेस आने लगती है, शोल्डर्स में स्पाज्म होने लगता है। जब ये सिम्टम बढ़ते हैं तो हमारे हाथ में, क्योंकि हमारी गर्दन से निकलती हुई नर्व्स हमारे हाथों में जाती हैं, तो हमारे हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द, कमजोरी, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और जब ये नेक के मसल का स्पाज्म ऊपर की तरफ जाता है तो लोगों को हेडेक, चक्कर, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम भी इसमें हो सकते हैं। और आज की डेट में ये सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। क्या ऐसा भी होता है कि क्योंकि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो लेकिन उसका सिम्टम्स ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिम्टम्स ना हो और आपको ये दिक्कत है, या सिम्टम्स होते ही होते हैं या ज़्यादा होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी में कोई सिम्टम नहीं है लेकिन तब भी दिक्कत है, कई बार बहुत सिम्टम्स होते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी इस बीमारी में है? इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे हमने डिस्कस किया कि 60 के ऊपर 85 to 90% लोगों को एक्सरे वाइज या इमेजिंग वाइज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, पर उनमें से अधिकतर लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता, क्योंकि वो एज के साथ होने वाली डिजेनरेशन है जिससे उनकी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया है। तो ये बिल्कुल संभव है कि आपके टेस्ट में, जैसे एक्सरे या एमआरआई में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दिख रहा है पर आपको कोई सिम्टम नहीं है। और कन्वर्स भी पॉसिबल है कि आपको कुछ सिम्टम हो रहे हैं, आपके एक्सरे में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दिख रहा है पर वो सिम्टम उसकी वजह से नहीं है। इसीलिए डॉक्टर का काम है ये पता लगाना कि आपको हेड और नेक के एरिया में अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को हम उसको एस्क्राइब भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों चीजें हो सकती हैं कि सिम्टम्स ज्यादा हो और एक्सरे में बीमारी इतनी ना दिखे, और एक्सरे या एमआरआई में बीमारी ज्यादा दिखे और सिम्टम्स बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर प्रवीण, हम बात कर रहे हैं कि सिम्टम्स हो भी सकते हैं, सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर एज ग्रुप के लिहाज से हम आपसे जानकारी लेते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है कि अगर आप सारा दिन आपने काम किया हो, घर का काम किया हो, बाहर का काम किया हो, तो आपको थोड़ी बहुत स्टिफनेस नेक में, बैक में हो जाए। तो क्या हर छोटी मोटी स्टिफनेस से घबरा जाना चाहिए, या जब बहुत ज़्यादा आपको होने लगे, रेगुलर होने लगे, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी नॉर्मल थकान में और किसी बीमारी में अगर आपके वो बॉडी में पनप रही है। देखिए, अगर आप कोई भी अनयूज्ड टू एक्टिविटी करेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक चेयर में अगर 8 घंटे बैठे रहूंगा और मैं यूज्ड टू नहीं हूं, तो मुझे बैक में थकान हो सकती है, मेरी नेक में कुछ टायर्डनेस, टाइटनेस आ सकती है। आप प्रोलॉन्ग सफर करेंगे गाड़ी में 6-8 घंटे, आपको ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। पर ये सिम्टम्स अगर सामान्य सिम्टम होंगे तो ये रेस्ट करने के बाद चले जाएं, या ये बहुत ज्यादा अनयूज्ड टू एक्सर्शन करने के बाद आए। और सपोज आप ऑफिस जाते हैं, 1 घंटा काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं और नेक्स्ट स्टेप होनी चालू हो जाती है, ये सामान्य नहीं हो सकता। या आप आधे घंटे अपने ऑफिस तक सफर करते हैं और आपको बार बार अपनी नेक को पकड़ना पड़ता है क्योंकि वहां स्पाज्म हो रहा है, ये सामान्य बात नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपके सिम्टम बहुत ट्रांजिएंट हैं, अनयूज्ड टू एक्सर्शन के ऊपर आते हैं, तो वो सामान्य सिम्टम हो सकते हैं जो मसाज से या रेस्ट से चले जाते हैं। और अगर सिम्टम परसिस्टेंट हैं, बढ़ रहे हैं, थोड़े से एक्सर्शन से भी आ रहे हैं, या हाथ पैर में सुनपन ला रहे हैं, या ब्रेन में चक्कर, हेडेक, डिजीनेस ट्रिगर कर रहे हैं, इसका मतलब ये सिम्टम सामान्य से ज्यादा हो गए
और हमें चेक करा के इसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। हम सर्विकल की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें चक्कर आना कॉमन है? क्या ऐसा हो सकता है कि चक्कर आपको कभी भी आ जाएं और ये सबसे बड़ा सिम्टम हो सकता है कि दिक्कत ज़्यादा है? देखिए, चक्कर भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है नेक में स्पाज्म हुआ और आपको थोड़ा डिजी फील हो रहा है, ये सर्वाइकोजेनिक वर्टाइगो हो सकता है जो गर्दन की स्टिफनेस है। और अगर आपको तेज चक्कर आ रहे हैं, आसपास की चीजें घूम रही है, छत घूम रही है, चक्कर लेटने से आ रहे हैं, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ट्रू वर्टिगो है जो जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से नहीं होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो कार्डिनल सिम्टम है, गर्दन घुमाने में दिक्कत, स्टिफनेस और पेन, ये उसके पहले 3 मेन सिम्टम। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप बताते हैं डॉक्टर प्रवीण, इतनी सारी नर्व्स है हमारी बॉडी में और हर एक का अपना काम है, ज़रा सी भी किसी में दिक्कत होती है तो बात जो है आपकी बॉडी की जो आपकी फंक्शनैलिटी है उस पर असर पड़ने लगता है। तो लॉस ऑफ ब्लैडर सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में कैसे हो सकता है? लॉस ऑफ, बिकॉज दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, हम गर्दन के दर्द की बात कर रहे हैं और लॉस ऑफ ब्लैडर इसका सिम्टम कैसे हो सकता है? देखिए मैम, जो गर्दन के थ्रू हमारी हाथ की नसें जाती हैं, हमने जैसे डिस्कस किया, और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से हमारी लेग्स तक, लोअर स्पाइन तक गर्दन के थ्रू जाती है, जिसमें हमारे ब्लैडर कंट्रोल, हमारे बावल कंट्रोल, हमारे लेग्स के कंट्रोल के फाइबर्स होते हैं। अगर हमारी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड दबने लगती है, तो हमारे पैर के फंक्शंस और हमारा ब्लैडर फंक्शन अफेक्ट होने लगता है। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के एडवांस केसेस में जब डिस्क की जगह बाहर आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड आगे पीछे हड्डियां बढ़ने के कारण पिचकने लगती है, तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से हमारी बॉडी में जाल फैला हुआ है नर्व्स का और कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है एक चीज़ दूसरी चीज़ को, कहीं ना कहीं ये समझने की भी हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अब डॉक्टर प्रवीण जानना चाहूँगी कि क्योंकि हम बैकबोन और नेक की बात कर रहे हैं, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की बात कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड डिस्क क्या होते हैं, जो कॉजेज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डिहाइड्रेटेड डिस्क ये क्या होता है? देखिए, हमारी मैम जो वर्टिब्रा होते हैं या जो मेन हड्डियां होती हैं स्पाइन की, उनके बीच में कुशनिंग के लिए डिस्क्स होती हैं। जब डिस्क का डीजनरेशन होता है तो जो डिस्क के बीच का वाटर होता है, जो उसका सत्व होता है, वो कम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्क। फिर डिस्क के जो अंदर मटेरियल है उसे अपने काबू में रखने के लिए, उसकी शेप मेंटेन करने के लिए एक एनुलस होता है उसके आसपास, कभी कभी वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर डिस्क अपनी जगह से बाहर आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क। तो ये जो डिस्क है जब वो अपनी जगह से हिलती है तो उसके पास ही नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स को दबाती है, तो जब वो नर्व्स डिस्क की डिस्प्लेसमेंट से दबते हैं तो वो नर्व की इरिटेशन के सिम्टम जैसे पेन, झंझनाहट, नमनेस, पैरास्थीसिया, कमजोरी, ये सब सिम्टम होने लगते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। हर्निएटेड डिस्क ये क्या होती हैं? अब देखिए, जब डिस्क अपने एनुलस को तोड़ देती है, मतलब अपनी सीमा से बाहर निकल जाती है, तो वो स्पाइन के अंदर प्रोट्रूड करने लगती है, तो प्रोट्रूजन को हम बोलते हैं डिस्क हर्निएशन। तो जब डिस्क अपनी सीमा या अपने दायरे से बाहर निकलकर अंदर स्पाइनल कैनाल के अंदर प्रोट्रूड करने लगती है, उसको बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। और जनरली ये हर्निएटेड डिस्क ही हमारी नर्व को दबाती है, जो हाथ में या पैर में जो हमें पेन, नमनेस सब होता है, जो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, वो हर्निएटेड डिस्क से नर्व रूट्स के दबने से होता है। यानी कि आगे जो अगर बीमारी बढ़ जाए तो उसका सिम्टम होता है हर्निएटेड डिस्क। एब्सोल्युटली मैडम। इसके अलावा बोन स्पर्स क्या होते हैं और लिगामेंट्स जिसकी हम लगातार बात करते हैं, वो स्टिफ होने की बात भी डॉक्टर्स करते हैं, तो बोन स्पर्स और स्टिफ लिगामेंट्स ये क्या हैं? स्पाइन की डिजेनरेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो बोन्स में वियर एंड टियर से बोनी छोटे छोटे आउटग्रोथ होने लगती हैं, जिसे हम बोन स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नामक सर्वाइकल स्पाइन डिजेनरेशन का एक पार्ट है। तो ये स्पर्स और ये जितनी भी हड्डी थोड़ी बहुत बढ़ती है
वेयर एंड टेयर की जगह पे वो स्पाइनल कैनाल को और नैरो या संकरा कर देती है, जिससे नर्व पे दबाव और उसके सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। और फिर लिगामेंट्स जो स्टिफ होते हैं? अब इन सारी चीजों को, इस एपरेटस को लिगामेंट्स ने जोड़ के रखा है। अगर डिजेनरेशन रहेगी, भार ज्यादा पड़ेगा, तो लिगामेंट्स भी डिजेनरेशन होने लगेंगे, वो स्टिफ हो जाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, वो ऑसिफाई होने लगेंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जाने लगेगी। तो ये सारे चेंजेस टैंडम में साथ साथ होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि अगर हम डायग्नोस की बात करें, अगर किसी को इस तरह का दर्द होता है और आपके पास आता है, किस किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं? देखिए मैम, एक तो हम सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए उससे डायग्नोस कर सकते हैं। एक सिंपल गर्दन का एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, एपी और लैटरल पोजीशन में जो हमें ऑस्टियोफाइट्स है कि नहीं, मसल स्पाज्म है कि नहीं, डिस्क स्पेस रिड्यूस है कि नहीं, ऐसी बातें बता सकता है। अगर हमें लगता है कि नर्व पे दबाव पड़ रहा है, हाथ में सिम्टम हो रहे हैं, ब्रेन में सिम्टम जा रहे हैं, पैरों में सिम्टम जा रहे हैं, ब्लैडर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब नसें इन्वॉल्व हो रही। तो एक्सरे नसों को देख नहीं पाता, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमें एमआरआई करना होता है, जो हमें बता पाए कि वाकई कोई नर्व पिच हो रही है या प्रेस हो रही है या उसका करंट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये चीजें हमें एमआरआई से मालूम चल पाती। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो क्या दवाइयों से और एक्सरसाइज से ये कंट्रोल में आ सकता है? बिल्कुल कंट्रोल में आ सकता है मैम, अगर हम रोज नियमित रूप से फिजियो से सीख के नेक एक्सरसाइज करें, और ये एक्सरसाइज के चार्ट इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे नेक मसल्स, हमारी लिगामेंट स्ट्रांग होने लगती हैं। तो जो ये प्रेशर से वेयर एंड टेयर होता है, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है और हम बेटर हो सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण, आप हमेशा एक्सरसाइज या इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि आप रेगुलरली करते रहें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप लगातार रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक और बैक के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आए ही ना? क्या ये पॉसिबिलिटी है या एज रिलेटेड इश्यू आएंगे ही आएंगे? देखिए मैडम, एज के साथ हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डिजनरेट हो रहे हैं थोड़े थोड़े, और हमारी बॉडी में बहुत सारा रिजर्व है। अगर हम नियमित रूप से नेक और बैक का एक्सरसाइज करेंगे तो ये हो सकता है कि हमारे एक्सरे के अंदर थोड़ा डिटोरेशन दिखे, पर हमें फिजिकली कोई सिम्टम ना ही आए। बिल्कुल। तो रेगुलर एक्सरसाइज से ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये बीमारियां आपको इतना इफेक्ट ना करें। शायद हल्के फुल्के सिम्टम हो, लेकिन आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उस पर ये कभी असर नहीं डाल पाएंगी। तभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से ज़रूरी है। शायद आपको अभी ज़रूरत ना हो, लेकिन 60 के बाद जिस तरह की ज़िंदगी आपने बिताई है वो 60 के बाद आपकी बॉडी दर्शाती है। क्या जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें डॉक्टर प्रवीण? क्या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं? रिस्क फैक्टर्स की मैं बात करूँ, एज, ऑक्यूपेशन, जेनेटिक फैक्टर्स, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरा ऑक्यूपेशन, प्रोलॉन्ग डेस्क वर्क, अपनी गर्दन को फ्लेक्स रखना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी बॉडी की बनावट हमारे जीन से जुड़ी है, हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ भी हमारे जीन से जुड़ी है, तो ये जेनेटिक फैक्टर भी इसके अंदर काम करता है। फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि लैक ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ विटामिन B12, जो हमारे नर्व मसल्स को कमजोर बनाते हैं। फिर इसके साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत बड़ा फैक्टर है, जो हड्डियों के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारी स्पाइन के मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। अगर वो मसल्स वीक होते हैं तो हड्डियों पे दबाव बढ़ जाता है, जिससे रेट ऑफ डिजनरेशन भी बढ़ जाती है। तो ये तमाम सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें अपनी नजर में रखना है और नजरअंदाज नहीं करना है। पर क्या है कि एक्सरसाइज से हम इन अधिकतर फैक्टर्स को कंट्रोल करके अपने एसिम्प्टोमेटिक होने का चांस बढ़ा सकते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक जो लगातार डॉक्टर प्रवीण बात कहते रहते हैं कि चीज़ें हो, लेकिन आपकी बॉडी इतनी मजबूत हो कि हर चीज़ को बर्दाश्त कर पाए, तो क्या स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसकी मैं ज़रूर बात करूंगी, क्या इससे लिंक है? आपकी नेक की हेल्थ का स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से लिंक है कोई? मैम, डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर लैक ऑफ एक्सरसाइज से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं या जो बहुत लोग अल्कोहल करते हैं, वो जनरली एक्सरसाइज पे इतना ध्यान नहीं देते, और लैक ऑफ एक्सरसाइज तो बहुत बड़ा कारण है
सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के यूनिवर्सल होने का। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी डॉक्टर प्रवीण जो कि डेस्क जॉब करते हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम है या फिर ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको घंटों बैठ के काम तो करना है सिस्टम पे, या मतलब उनकी सिटिंग पोजीशन रहती है। तो ऐसे में अपनी नेक और अपने स्पाइन की हेल्थ के लिए वो क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़, कोई टिप्स आप दे सकते हो उन लोगों को? अगर डाइट में मिल्क लें, अच्छे से नट्स लें, बहुत ज्यादा ऑयली खाना ना खाएं। फर्स्ट पार्ट इज डाइट। सेकेंड पार्ट इज जो नेक का एक्सरसाइज होता है, बहुत ही सिंपल होता है। आदमी अपने डेस्क पे बैठे बैठे भी करते रह सकता है। तो दिन में कई बार 5 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करके हम इस प्रॉब्लम की रूट को ही एड्रेस कर सकते हैं। फिर अगर हमें लॉन्ग सिटिंग करनी है तो बीच बीच में लेट कर हम आराम ले लें, जिससे हमारी नेक को रेस्ट मिल जाए। इतने सिंपल सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ जरूरत है करने की। अगर हम करेंगे तो हमारी डॉक्टर को विजिट्स नेक और बैक के प्रॉब्लम के लिए सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। तो यहाँ पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि बताया जा रहा है कि ये चीज़ें आपको करनी है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। क्या हम इस समय सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में हमने बहुत तफसील से जाना है आपसे डॉक्टर प्रवीण, तो मैं ये जानना चाहूँगी क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? क्योंकि दवाइयों से, एक्सरसाइज से आप काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे भी केसेस आते हैं कि ये जो सर्विकल है ये आगे और दिक्कत कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, स्पाइन के लिए दिक्कत कर रहा है? क्या ऐसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप देख पाते हैं इसके? जी, हमारे पास सब तरह के केसेस आते हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक पेन है, पेन की वजह से काम नहीं कर पाते, नेक या शोल्डर मसल स्पाज्म है, या हाथ में नर्व पिंच हो गई है, गर्दन में हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा, हाथ में झंझनाहट रहती है या कमजोरी रहती है। केस और एडवांस होने से स्पाइनल कॉर्ड दब गई है, जिसकी वजह से पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहे, यूरिन कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा। तो हम तरह तरह के प्रेजेंटेशंस देखते हैं, माइल्ड टू सीवियर ऑफ द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी किस तरह के लाइफस्टाइल में चेंजेस आप बताएंगे डॉक्टर प्रवीण कि लोगों को करने चाहिए कि उनकी जो नेक की हेल्थ है वो अच्छी रहे। मैडम, एक ही पोजीशन में गर्दन को अकड़ा के ना बैठें, अपनी पोजीशन अपने डेस्क पे बार बार चेंज करते रहें। जब भी आपको 5-10 मिनट का टाइम मिले तो खुद एक्सरसाइज अपनी कुर्सी पे बैठ के ही कर सकते हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशियस डाइट लें, मिल्क और विटामिन डी को पूरा रखें। गर्दन को बहुत देर झुका के जबरदस्ती काम ना करें, गर्दन को बीच बीच में एक्सटेंड भी करें ताकि हमारे मसल्स को चेंज मिलता रहे। और इससे डरे बिल्कुल नहीं, सिंपल एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेती, उससे ये बीमारी को काफी हद तक बिना दवाई के ही ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण, आपने सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में इतनी तफसील से हमको जानकारी दी है। कहीं ना कहीं लोग समझेंगे कि कितना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, ताकि उनकी पूरी ज़िंदगी 60 के बाद की ज़िंदगी भी हेल्दी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने आपको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बताया। अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, हर चीज़ का ध्यान रखें। अगर सिटिंग जॉब है तो एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, ये आज आपको डॉक्टर प्रवीण ने बताया है। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।